मुंबई में वेस्टर्न रेलवे द्वारा घरों को ध्वस्त किए जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बांद्रा ईस्ट में बांद्रा टर्मिनस और बांद्रा स्टेशन के पास गरीब नगर नामक एक घनी आबादी वाला स्लम एरिया है। ये इलाका अत्यधिक भीड़भाड़ वाला, बेहद गंदा और कूड़े से भरा हुआ है। साथ ही यहाँ जनसंख्या भी बहुत अधिक है। रेलवे अधिकारियों ने घरों को गिराने का आदेश दिया, जिससे कई लोग चौंक गए। लेकिन क्यों? अधिकारियों ने कहा कि ये अवैध मकान थे। कुछ इमारतों ने 3 मंजिला तक ऊंची बनी हुई थी, जिससे भारी भीड़भाड़, यातायात और कचरे की समस्या पैदा हो गई थी। रेलवे अधिकारियों ने नई रेलवे लाइन बनाने की योजना बनाई थी, लेकिन वहां अवैध निर्माण कार्य मौजूद था। ये इमारतें रेलवे ट्रैक और बिजली व्यवस्था के बेहद करीब आ गई थी। इसी कारण डिमोलिशन के आदेश दिए गए। रेलवे अधिकारियों ने कहा कि कुछ अवैध इमारतें रेलवे स्टेशन पर बने फुटओवर ब्रिज से भी ऊंची हो चुकी थी। इस क्षेत्र में लगातार यातायात की अव्यवस्था और भारी मात्रा में कचरा जमा होने की समस्या भी बनती जा रही थी। रेलवे अधिकारियों ने उन ढांचों को हटवाने की मांग की थी। रेलवे अधिकारियों ने यह भी कहा कि कई बहुमंजिला इमारतों की छतों पर अवैध रूप से मोबाइल टावर लगाए गए थे। अधिकारियों के अनुसार डेमोलिशन कार्य पूरा हो जाने के बाद वे नई रेलवे लाइनें बनाने, भीड़भाड़ कम करने और बांद्रा रेलवे स्टेशन से बांद्रा टर्मिनस और बीकेसी तक कनेक्टिविटी में सुधार किया जाएगा। वे भविष्य में 50 और ट्रेनें जोड़ने की भी योजना बना रहे हैं। रेलवे अधिकारियों ने कहा कि बड़े पैमाने पर अवैध रूप से निर्मित आवासों के कारण उनकी विकास योजनाएं बाधित हो रही थी। उचित कागजी कार्रवाई के बिना ही डेमोलिशन की कार्रवाई की गई। पब्लिक प्रीमाइसेस एक्ट के तहत कानूनी कार्रवाई 2017 से पहले शुरू हुई थी। 27 नवंबर 2017 को एविक्शन नोटिस जारी किए गए थे। लोग एविक्शन के नोटिस से नाराज थे और बॉम्बे हाईकोर्ट के पास गए। लंबी कानूनी लड़ाई के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। हालांकि 29 अप्रैल 2026 को बॉम्बे हाईकोर्ट ने रेलवे के पक्ष में फैसला सुनाते हुए इमारतों को गिराने की अनुमति दे दी, क्योंकि वे अवैध थीं। इसके बाद रेलवे अधिकारियों ने 19 मई 2026 को डिमोलिशन कार्य शुरू कर दिया। इलाके के बड़े हिस्से टूटकर बर्बाद हो गए। दूसरे आवास के लिए केवल लगभग 100 घरों की ही दूसरे आवास के लिए केवल लगभग 100 घरों को ही योग्य पाया गया। शेष 400 से 500 मकान कथित तौर पर अवैध थी और उन्हें तुरंत ध्वस्त कर दिया गया। कुछ स्थानों पर केवल ऊपरी मंजिलों को ही ध्वस्त किया गया, जबकि ग्राउंड फ्लोर को ऐसे ही रखा गया। लेकिन कई अन्य इमारतें पूरी तरह से नष्ट हो गई। डिमोलिशन के लिए अधिकारी बुलडोजर, भारी मशीनें, पुलिस बल, रेलवे कर्मचारी, जीआरपी और आरपीएफ कर्मियों के साथ पहुंचे। डिमोलिशन के दौरान स्टेशन के पास कई सड़कों पर अवरोध लगाए गए थे, जिससे भारी ट्रैफिक जाम हो गया था। रेलवे अधिकारियों के बाद में कहा कि डेमोलिशन का 60% से अधिक काम 48 घंटों के अंदर पूरा हो गया था।
विध्वंस का लगभग 40% काम अभी बाकी है। ये एक विशाल और कठिन कार्य है। अधिकारियों ने बताया कि 400 से अधिक अवैध ढांचों को पहले ही खाली कर लिया गया है। ये ज़मीन लगभग 5,200 से 5,300 स्क्वायर मीटर के बीच है और इसकी अनुमानित कीमत लगभग 600 करोड़ रुपए है। डिमोलिशन के बाद इलाका अधिक साफ सुथरा और खुला हुआ दिखने लगा और नई रेलवे परियोजनाओं के साथ सफाई का काम जारी रहा। निवासियों की क्या प्रतिक्रिया रही, आइए मैं आपको बताता हूँ। कई परिवार तबाह हो गए। कई वर्षों तक वहां रहने के बावजूद बेघर हो जाने पर लोग रोने लगे। बच्चे रो रहे थे। कुछ निवासियों के पास बिजली के बिल और आधार कार्ड थे जिनमें एक ही पता दर्ज था, जिससे उनके निवास का प्रमाण मिलता था। फिर भी उन्हें अपने घर खोने पड़े। विध्वंस के दौरान कुछ बुजुर्ग निवासियों ने धार्मिक वस्तुएं, प्रार्थना पुस्तकें और महत्वपूर्ण दस्तावेज भी खो दिए, जिससे वे बेहद चिंतित हैं। कुछ विरोध प्रदर्शन और झड़पों की भी खबरें आई। एक चौंकाने वाली घटना सबसे अलग रही। इलाके की 2 मस्जिदों को भी ध्वस्त कर दिया जाने पर लोग बेहद आक्रोशित हो गए। ये ज़मीन रेलवे की थी, इसलिए इसे ध्वस्त कर दिया गया। इससे स्थानीय निवासी नाराज हो गए और झगड़े हुए। स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए अधिक पुलिस और सेना कर्मियों को तैनात किया गया। पत्थरबाजी भड़काने के आरोप में कुछ लोगों को गिरफ्तार कर जेल भी भेज दिया गया। हालांकि तोड़फोड़ जारी रही, जिससे कई परिवार तबाह और बेघर हो गए। कुछ निवासियों ने कहा कि वे वहां 40 साल से अधिक समय से रह रहे थे और अचानक उनके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं बची। प्रभावित लोगों में से कई दिहाड़ी मजदूर थे, जैसे पेंटर और राजमिस्त्री, श्रमिक, सफाई कर्मचारी आदि, जिनके घर ध्वस्त कर दिए गए थे। इनमें सिगरेट बेचने वालों और नाई जैसे छोटे दुकानदार भी शामिल थे, जिन्हें तोड़फोड़ का सामना करना पड़ा। पूरा इलाका बिखरा हुआ और भावुक रूप से अशांत रहा। अरे, चैनल बदल दो और टाटा आईपीएल देखो। क्या ऐसे इंटरप्रिटेशन नहीं है? इंटरप्रिटेशन के लिए मेनू से ऑडियो लैंग्वेज के रूप में आईएसएल सिलेक्ट करें। इसे देखना ना भूलें, ज़रूर देखें। कई परिवारों ने बारिश से पहले किए गए डेमोलिशन की आलोचना की, जिसके कारण लोग बेघर हो गए। अधिकारियों को इंतजार करना चाहिए था। यह घटना ईद के उत्सव के ठीक पहले हुई, जिससे अफरा तफरी मच गई। बिना किसी तैयारी के अपने घर खोने की चिंता से परेशान रोते हुए निवासियों ने डेमोलिशन की आलोचना की। कुछ और सरकारी संगठनों ने आगे बढ़कर परिवारों को खाद्य सामग्री और चिकित्सा उपचार उपलब्ध कराए। ये बेहद दुखद है। इस डेमोलिशन को लेकर जनता में मिलीजुली प्रतिक्रिया देखने को मिली। आइए मैं उनके विचार आपके साथ साझा करता हूँ। कुछ लोगों ने सरकार के फैसले का समर्थन किया, क्योंकि वो ज़मीन रेलवे की थी जिस पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया था। रेलवे और बिजली के बुनियादी ढांचे के इतने करीब घर बनाना खतरनाक था। क्षेत्र को साफ करने से भविष्य की विकास परियोजनाओं में मदद मिलेगी और आना जाना अच्छे से होगा। दैनिक यात्रियों के लिए बेहतर समय, दक्षता और स्वच्छ वातावरण, जिससे समग्र पर्यावरण में सुधार होगा। उन्होंने इसका समर्थन किया। दूसरी ओर कुछ लोगों ने इतनी जल्द डेमोलिशन करने के लिए रेलवे अधिकारियों की आलोचना की। किसी भी प्रकार का डेमोलिशन शुरू होने से पहले परिवारों को पर्याप्त समय और वैकल्पिक आवास के लिए उचित व्यवस्था का अधिकार था। अलग अलग मत मौजूद है। कुछ ऑनलाइन उपयोगकर्ताओं ने यह भी टिप्पणी की कि यह भूमि कानूनी रूप से निवासियों की मिल्कियत कभी नहीं थी, इसलिए इसे गिराना उचित था। अब आपके विचार से डेमोलिशन में इतने वर्षों की देरी क्यों हुई और अभी क्यों? पूर्व कांग्रेस सांसद सुनील दत्त के
हस्तक्षेप और स्थानीय निवासियों के समर्थन के बाद डेमोलिशन प्रक्रिया में कई बार देरी हुई थी। अब डेमोलिशन का काम शुरू हो गया है। रेलवे अधिकारियों ने यात्रा और तंत्रज्ञान पर केंद्रित विकास परियोजनाओं को आगे बढ़ाने की योजना बनाई है। वे रेलवे लाइनों और बेहतर समय दक्षता चाहते हैं और वे काम को जल्द से जल्द पूरा करना चाहते हैं।